channel. So today we will start chapter 2. We have completed chapter 1. So we will start chapter 2, Indian economy 1950 से 1990, chapter 2, lecture 1. So मैं थोड़ी डल से पढ़ाऊंगी, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि आप ये एनर्जी तो दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो थोड़ी एनर्जी आए मेरे में, मैं उससे और अच्छा कंटेंट बना के आपको पढ़ाऊंगी। चाहते हो ना नोट्स, अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो नीचे कमेंट में नोट्स प्लीज, मतलब ऐसे नोट पीडीएफ नोट्स तो ऐसे लिख देना, तो मैं आपको पीडीएफ में नोट्स भी दे दूंगी और सब्सक्राइब लाइक भी तो करो कि जिससे वीडियो आगे जाए, तुम लोग जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास हो तुम लोग मिस ना करो। तो ऑब्वियसली लाइक सब्सक्राइब करो ना गाइस। चलो let's start our channel our chapter today, Indian economy 1950 to 1990, chapter 2, lecture 1. Let's start. Okay, now इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ये है अपने जवाहरलाल नेहरू। आप सबको पता है कि हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 14 अगस्त 1947, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि तो सॉरी, अगर आपको जानना है कि उनको हमसे पहले इंडिपेंडेंस क्यों मिली, क्योंकि वो लोग, देखो ऐसा होता है कि मैंने पॉल साइंस में भी आई थिंक मैंने बताया कि उनको इसलिए इंडिपेंडेंस मिली क्योंकि उन्होंने, वो ये बोल रहा है, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को ये पढ़ाया है कि जो पाकिस्तान से इंडिया निकला है, पर ये नहीं है, उल्टा है, इंडिया से पाकिस्तान निकला है। इंडिया से पाकिस्तान का सेपरेशन है क्योंकि मुस्लिम लीग थी, है ना, मुस्लिम लीग थी, इसलिए पार्टीशन का, इसलिए इंडिया से पाकिस्तान निकला है। और वो अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 में उनका देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इस उससे उनका इंडिपेंडेंस सबसे पहले आता है। और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करो या लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो जिससे मुझे पता चले हाँ तुम लोग चाह रहे हो कि मैं और आगे वीडियोस लाऊं, अच्छे लाऊं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। ये जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया, ठीक है। और शायद आपको याद होगा, मैंने पॉल साइंस में पढ़ाया था कि इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच, फेमस स्पीच हुई दी थी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका नाम बताऊंगा। आई नो कुछ लोगों को पता होगा, तो प्लीज कमेंट द नेम ऑफ द फेमस स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जैसे मैंने बोला कि इंडिया ने अटेन किया है इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। It was necessary. It was necessary to reconstruct the backward and stagnant Indian economy into a developed economy. तो ये बोल रहा है कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और ये नेसेसरी था क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सब मतलब ऐसा छोड़ के गए थे कि कभी किसी देश को ऐसे छोड़ के नहीं गए होंगे कोई भी, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में हमारे इंडिया को वो लोग छोड़ के गए थे, ठीक है, बहुत बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में वो लोग छोड़ के गए थे। लाइक उन्होंने हमारी सारी जो भी इंडस्ट्रीज उन्होंने बनवाई थी हमारी कंट्री में, गोला बारूद वैसे भी लेने के लिए, तो वो भी चीज़ उन्होंने ऐसी, मतलब अगर हमको फिर से वो रिकन्स्ट्रक्ट, मतलब फिर से अगर वो बढ़ाना है तो हमें ज़ीरो से हीरो बनना पड़ेगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम अगर चाहें कि वो हम यूज़ कर लें तो हम नहीं कर सकते, वो ऐसी खराब हो चुकी है। तो इसलिए इसलिए रिकन्स्ट्रक्शन की बहुत नेसेसरी थी, ज़ीरो से शुरू करना बहुत नेसेसरी हो गया था। सो इट वॉज नेसेसरी टू रिकन्स्ट्रक्ट द बैकवर्ड, so it was necessary to reconstruct the backward stagnant Indian economy into developed economy. जो stagnant मतलब जो still है, जो move नहीं कर रही, मतलब जो still है, just to stagnant economy, जो एग्रीकल्चर पे अभी लाइवलीहुड है, जिसका 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था,
जो 75 से 70 सॉरी हाँ 70 to 75% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और कुछ लोग हाँ फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ लोग जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और ऐसी जगह पे एग्रीकल्चर गिर रहा था, तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ओडिशा, पंजाब और आई थिंक से राजस्थान, हाँ ओडिशा, पंजाब और राजस्थान में एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ। तो ऐसे हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये लिंक करो उससे, ठीक है। ये समझ में आया था? कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है प्लीज, ठीक है। कोई हेजिटेशन नहीं, सीधे कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अब हमें लीडर चूज करना था, तो चूज एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमें एक लीडर चूज करना था जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को, मतलब हम देखते हैं 3 इकोनॉमी है, कौन कौन सी। पहली इकोनॉमी है अपनी, पहली पहली इकोनॉमी थी हाँ, तो लीडर चूज एन इकोनॉमिक, जो लीडर है वही अपनी इकोनॉमिक सिस्टम चूज करेगा। तो पहले था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इकोनॉमी, फिर था सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप सोचोगे ये 3 क्या होती है। हमने आपने अभी हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग एमपी बोर्ड में हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी अभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ रही है अभी धीरे धीरे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हाँ, तो ये था कि 3 ये थी। तो हमने उसमें पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, वो सीबीएसई के हैं। तो 11th में हमने पढ़ा था 3 वो क्या बोलता, हाँ 3 क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसमें क्या था, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमने व्हाट, हाउ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये 3, अब अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करेगी प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा। अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हम टू प्रोड्यूस, ये कौन ये डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट, सोशलिस्ट में। और अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी ले रहे हैं तो मिक्स में आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हम टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हम टू प्रोड्यूस, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट में लिखो, मुझे सपोर्ट करो, जिससे मैं बहुत सारी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं, आपको अच्छे से समझ आए। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आप एमपी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों को पढ़ाऊंगी, एमपी बोर्ड में पढ़ा रही हूँ, मैं सीबीएसई में पढ़ा रही हूँ, तो ठीक है। और अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस, ओके ना। ये समझ में आया? 3 इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होता है, सोशलिस्ट मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर डिसाइड करता है, और जो मिक्स है वो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं अपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसकी मैं बात कर रही थी। तो कैपिटलिस्ट में अपना पहले यूएस से आता है। कैपिटलिस्ट में यूएस से इसलिए आता है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर उसका मतलब हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, तो कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने बोला कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट करते बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब देखो,
Capitalist economy means that the production are owned, controlled, and operated by private sector. Okay, by operated by private sector. अब व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस ये बताए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो लोग प्रॉफिट देखते हैं। ये मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं कि जिससे तुम लोग को सारा वैसे मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट में मैंने प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनको बहुत प्रॉफिट हो। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर किसकी बात करेगा? पैसे की, ठीक है। पैसे की बात करेगा तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है हमको बहुत प्रॉफिट मिले, हमको ही फायदा हो और किसी को फायदा ना हो, ठीक है। तो वो प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, कि कुछ भी हो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस में ये देखता है कि हाउ टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा था हमने नहीं, 11th में आपने ये पढ़ा था लेबर इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव और हमने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हाँ, और अगर एमपी बोर्ड वालों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ला रही हूँ, तो मैं उसमें आपको समझाऊंगी मैं क्या बोल रही हूँ। बस आप सुनो थोड़ा सा मतलब जैसे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लाऊंगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ओल्ड, हाँ वैसे एमपी बोर्ड, हाँ ठीक है, ये तो 11th वाला होगा ना। हाँ, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस में व्हाट में व्हाट में प्रॉफिट देखते हैं वो लोग, हाउ टू प्रोड्यूस में चीपर देखते हैं कि चीप कौन सा है, लेबर इंटेंसिव चीप है या कैपिटल से हमें सस्ता पड़ रहा है। तो कहाँ से हमें सस्ता पड़ रहा है, कहाँ से हमारे पैसे बच रहे हैं, हम वो यूज करेंगे, ठीक है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, तो वह है गुड्स आर distributed among people not on the basis of needs but on the basis of their income or purchasing power। वैसे ही हमने 11th में नहीं, हाँ, ये देखा था कि उनकी नीड्स के हिसाब से हम लोग करते हैं, है ना, उनकी नीड्स के हिसाब से। पर इसमें क्या किया, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है तो इन्होंने क्या किया, अब ये लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं तो इसलिए इन्होंने गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। वो चाहते हैं उनके लिए, वो on but on the basis of their income and purchasing power, उनकी इनकम और उनके परचेजिंग पावर, ठीक है। फिर आता है अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब, अब मैंने सोशलिस्ट मतलब बताया था, सोशलिस्ट मतलब चाइना, ठीक है, सोशल ये चाइना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट से एक तो आपका डिसाइड करती है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स द प्रोडक्शन, the socialist economy means the production owned and controlled and operated by the government। गवर्नमेंट ही उसे ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट के लिए, नीड ऑफ द सोसाइटी, वो अब गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट सबकी उसकी देखेगी, सबके उस हित में देखेगी कि क्या क्या है। तो नीड्स ऑफ द सोसाइटी, क्या क्या नीड है पहली बात सोसाइटी, तो व्हाट के लिए, नीड ऑफ द सोसाइटी, हाउ के लिए, गुड्स प्रोड्यूस, कहाँ से, जैसे हमने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ से अच्छा गुड उनको मिलेगा, कि जहाँ से ये होगा कि पीपल की नीड्स फुलफिल हो रही है, या तो कैपिटल से ये भी है कि पैसे कम कहाँ लगेंगे, पैसे बचेंगे कहाँ, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी तो पैसे बचाने हैं ना, पैसे वो थोड़ी करना है, तो इसलिए भी पैसे सस्ते कहाँ लग रहे हैं और कहाँ अच्छे गुड्स मिल रहे हैं वहाँ पे ये लोग गुड प्रोड्यूस करते हैं अच्छे, या तो कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, ठीक है। फॉर whom टू प्रोड्यूस में पीपल नीड नॉट दे कैन, अब ये इसमें लिखा है पीपल नीड नॉट दे कैन अफोर्ड टू परचेस,
मतलब कि जो पीपल की नीड है, और हम ये बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल नीड्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड द परचेसिंग पावर। ठीक है, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं। अब हम बात है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो हम मिक्स इकोनॉमी में क्या रहेंगे, मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन दैट आर ओन्ड, controlled and operated by private sector and government sector। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी, ये है मिक्स इकोनॉमी। देखो, ये पब्लिक सेक्टर और ये प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट, हाँ ठीक है, दोनों मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। अब इसमें देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको छोटा कर रहे हैं। हाँ, refers to a system in which the public sector and then private sector are allotted, मतलब उनको अलॉट किया गया। तो ठीक है, तो refers to a, ये refers to a एक system in which, refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respect, उन दोनों को respective roles दिए गए, प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर को भी, दोनों को रिस्पेक्टिव रोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों को रिस्पेक्टिव रोल्स दिए हुए हैं। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को रिस्पेक्टिव रोल्स दिए फॉर सॉल्विंग द कंट्रोल, फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। किसको सॉल्व करने के, फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, फॉर सॉल्विंग द, फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हम टू प्रोड्यूस। और इसमें पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को रोल्स अलॉट कर दिए गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं द डिसीजन फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जो आपने देखा ना, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया, ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल अपोजिशन में थे ऑफ दी, कि वो नहीं चाहते थे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आए। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर ही सब संभालेगी, तो जो पुअर लोग हैं उनकी नीड्स फुलफिल कैसे होगी, उनको बेसिक उनकी नीड्स कैसे फुलफिल होगी, हाउसिंग, शेल्टर, जो भी उनको चाहिए, खाना, हाउसिंग, शेल्टर, फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी उनको चाहिए, उनकी नीड्स कैसे फुलफिल हो पाएंगी। तो इसलिए हमने ना कि सोशलिस्ट लिया ना कि कैपिटलिस्ट लिया, हमने दोनों को मिक्स किया, मीन्स द मिक्स्ड इकोनॉमी लिया। तो द डिसीजन ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे लिया? So, after independence in 1947, leaders like Jawaharlal Nehru had to choose a path. अब जो मतलब इंडियन, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, जब इंडिपेंडेंस, सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, इन 1947 लीडर जो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू had to choose a path, उनको एक पाथ देना था कि या तो कैपिटलिस्ट या तो सोशलिस्ट। ठीक है, तो व्हाई नॉट प्योर कैपिटलिस्ट, क्यों नहीं लिया उन्होंने, तो इसका लिया। नेहरू फेल्ट इट वोंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पुअर मेजॉरिटी। अब पुअर जो लोग थे मेजॉरिटी में थे, हमने ये पढ़ा था कि जो पावर्टी है, वाइड स्प्रेड पावर्टी हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक, उसमें चैप्टर 1 में, डेमोग्राफिक में, कि वाइड स्प्रेड पावर्टी बहुत है। तो वाइड स्प्रेड ऑफ पावर्टी बहुत है, तो इसलिए वो चाहते थे कि अब पावर्टी को कम करने के लिए ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उनकी फॉर होम टू प्रोड्यूस में, ये सिर्फ वो क्या देख रहा है, ये दे नहीं रहा है, ये सिर्फ ये ऑन दी, नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ देयर नीड्स, ये बट ऑन दी बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड परचेजिंग पावर। उनकी सिर्फ परचेजिंग पावर और इनकम को देख के दे रहे हैं, क्योंकि पुअर की तो कोई इनकम है नहीं, परचेजिंग पावर है नहीं, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा, वाई नॉट प्योर सोशलिस्ट, क्यों नहीं प्योर सोशलिस्ट उन्होंने सोशलिज्म उन्होंने किया। A total government takeover like the Soviet Union wasn't possible in a democracy like India.
अगर अब आप पूरी पावर गवर्नमेंट को दे दोगे तो वो भी सही नहीं है कि भाई आप पूरी पावर गवर्नमेंट को दे रहे हो, पूरी पावर गवर्नमेंट को दे रहे हो, सब वो ही संभालेगा तो हम क्या करेंगे, हम किस लिए, उनको भी तो कुछ दो। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक इंडिया में ऐसी सिर्फ पावर किसी एक के पास हो, नहीं, वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने चॉइस किया कि इंडिया चूज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। गवर्नमेंट और मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों के पास पावर होगी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ने ये डिसीजन लिया कि मिक्स, ना कि कैपिटलिस्ट, ना कि सोशलिज्म, हम लेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी लेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी लेंगे मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट भी उसमें काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर मतलब पीपल विल वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आता है एस्टैब्लिशिंग द प्लानिंग एरा। एस्टैब्लिश कैसे किया उन्होंने प्लानिंग एरा। अब मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ, राइटिंग में छोटी छोटी हो गई है। 1948, the industrial policy resolution gave the government a leading role in the economy. 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, उन्होंने क्या दिया, गवर्नमेंट को रोल दिया, लीडिंग रोल इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में गवर्नमेंट को रोल दिया। ये 1948, ये याद रखना, ये सीक्वेंस में चल रहा है। 1948 सॉरी नहीं, याद रखना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में चल रहा है सॉरी। तो 1948 में क्या हुआ था, 1948 में द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन गेव द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट अ लीडिंग रोल इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में उसको गवर्नमेंट को लीडिंग रोल दिया। तो 1948 में द इंडस्ट्रियल क्या 1948 में द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन gave the government a leading role in the economy। ठीक है, फिर आता है 1950। 1950 में द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। प्लानिंग कमीशन सेटअप की किसने, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। 1950 में एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखना। दी गोल क्या था, गोल क्या था, टू assess India's human and physical resources and plan for their effective use। क्यों, जो इंडिया का ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो उनको अच्छे से, उनका ख्याल रखना, उनको अच्छे से प्लान करना और वो फ्यूचर में अच्छा हो, तो उनको अच्छे से करना। तो वो गोल था, क्या गोल था, टू असेस इंडियाज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर देयर इफेक्टिव यूज। कैसे उन्हें अच्छे से प्लान करना है कि हम आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को भी सेटिस्फाई कर पाए। एनटीआई एनआईटीआई आयोग, तो ये एनआईटीआई ये आयोग ये था कि, हाँ नोट दैट, इसको नोट करना ही बहुत जरूरी है कि जो जनवरी 1 2015 में, January 1, 2015, the Planning Commission was replaced by NIT आयोग। NIT आयोग से जो प्लानिंग कमीशन थी वो रिप्लेस हो गई बाय NITI आयोग। प्राइम मिनिस्टर इन द एक्स ऑफिसर चेयरमैन। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि नीति आयोग क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि नोट दैट ऑन जनवरी 1, 2015 द प्लानिंग कमीशन, वो मतलब जो प्लानिंग कमीशन थी वो रिप्लेस बाय एनआईटीआई आयोग। जो प्लानिंग कमीशन थी वो सॉरी जो प्लानिंग कमीशन थी वो रिप्लेस हो गई थी एनआईटीआई आयोग से,
So the Prime Minister is the ex officio chairman. जो Prime Minister थे is the ex officio chairman थे. ठीक है, तो व्हाट इज नीति आयोग, मैंने इसका अलग स्लाइड बनाई है कि तुम लोग को और समझ में अच्छे से. प्लानिंग कमीशन तुम लोग जानते हो, मैं अगर नहीं जानते तो कमेंट में लिखना, मैं उसको भी समझा दूंगी नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, तो मैं नीति आयोग बताती हूँ क्या होता है. देखो नीति आयोग, ठीक है. सो नीति आयोग में हमने ये पढ़ा था. हाँ, नीति आयोग. तो व्हाट इज नीति आयोग? The full form of Niti Aayog is National Institution for Transforming India. NITI मतलब National Institution for Transforming India. So from now, from itself, so ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है. तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, कान खुले रखना, अच्छे से सुनना. ठीक है, तो NITI आयोग को मतलब सॉरी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया विद NITI आयोग. उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NITI आयोग? दैट इज National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India. Please remember this. Now, कब establish हुआ था? January 1, 2015 में. Replaced the Planning Commission. Nature the think tank of the Government of India. इसको आप एक थिंक टैंक की तरह मान दो जिससे आपको समझ में आ जाए. चेयरपर्सन द प्राइम मिनिस्टर. जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने नरेंद्र मोदी थे. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. जो अपना वो प्लानिंग कमीशन था वो बताता था स्टेट्स को व्हाट टू डू. पर अब जो हमारा NIT आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो आया है वो बताता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हाउ टू वर्क. तो मतलब स्टेट्स एंड जो सेंटर्स है नाउ वर्क एज अ टीम. स्टेट्स और सेंटर वर्क एज अ टीम. हमें ये लगता है जब द स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जब आती हैं तो इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर नेशन. ठीक है, तो ये NITI आयोग का वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग NITI आयोग. समझ में आया? कोई भी डाउट राइट इन द कमेंट बिलो, या तो मैं कमेंट में उसका आंसर दूंगी, या अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट हो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आना है, मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो फिर मैं उसका नेक्स्ट सेशन में उसको एक अलग से वो बता के बताऊंगी. फिर आगे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, जब मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी उसके लिए. ठीक है, तो इतना समझ में आया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आता है अपने PC महालानोबिस द आर्किटेक्ट. जो अब PC महालानोबिस में इनका पूरा नाम देखो. ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ. प्रशांता चंद्र महालानोबिस. 1893 से 1972. कहाँ से? 1893 से 1972. नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. क्या किसने नोन करते हैं? क्योंकि नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया. ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग. फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. इन्होंने ही क्या जो PC महालानोबिस है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फाउंड किया था द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कोलकाता. स्टार्टेड संख्या फेमस जर्नल फॉर statisticians. जो स्टैटिस्टिक्स के लिए काम वो मैथ्स के लिए अच्छा होता है. Establish the foundation for the second 5-year plan which focused on heavy उसमें वो फोकस कर रहे थे 5-year प्लान में. सेकेंड 5-year प्लान. तो कोई भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के नीचे कमेंट कर देना प्लीज. ठीक है, अब मेजर गोल्स ऑफ 5-year प्लान. कौन कौन से मेजर गोल्स थे 5-year प्लान वो मैं आपको बताती हूँ. तो मेजर गोल्स ऑफ 5-year प्लान में the big picture, the primary aim was to remove economic backwardness. जो प्राइमरी एम था इंडिया का इन 5 years old प्लान्स में
पहला एम यही था कि वॉज टू रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड पीपल है और जो भी लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उन सबको उखाड़ के फेंक दो, वो जड़ से अलग कर दो उनको, मतलब पावर्टी में जो अब वो जी रहे हैं उनको अच्छी लाइफ दो, अच्छा लाइवलीहुड दो, और वो पावर्टी में ना जिए। तो ऐसा द बिग पिक्चर क्या थी, द प्राइमरी एम वाज टू द प्राइमरी एम वाज टू remove economic backwardness. The primary aim was to remove economic backwardness and make India a developed economy. India को एक developed economy बना. So the primary aim was to remove the economic backwardness and make India a developed economy. अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी उसको हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक सो एक वो आया था कि अभी 2000 समथिंग लाइक कि मैं 2047 मतलब 2047 में हमारा जो देश है वो कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगा और हमारे देश को 100 ईयर्स हो जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, आगे का प्लान है। प्लान मतलब ये होता है जैसे जैसे आप अभी यहाँ हो 12th में, तो आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, जैसे प्रेजेंट से आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो वो पूरा प्लान बनाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जैसे आपने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं अभी इस चीज़ का एग्ज़ाम दूंगा, फिर ये बनूंगा और फिर इस फ्यूचर में मैं ये बनूंगा, मेरा ये गोल है। तो ये होता है प्लान कि हाँ मैं अभी पहले यहाँ जाऊँगा, एग्ज़ाम दूंगा, इस कॉलेज में जाऊँगा, ठीक है। तो ये पूरा प्लान होता है कि आप क्या करने वाले हो, कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी पे आपको जाना है, कहाँ आपको बनना है, पहुँचना है फ्यूचर में, किसकी तरह बनना है, कौन आपका इंस्पिरेशन। तो ये सब आपके गोल्स होते हैं, प्लान होता है। तो जैसे वैसे ये है कि जो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ये है, तो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्यूचर में पैसे कमाएं और अच्छा अच्छा आदमी या सॉरी अच्छी बड़ा इंसान बन के दिखाए। तो वैसा अपने पापा मम्मी को प्राउड फील करवाए, तो हमारे वैसा तो यही होता है। तो द बिग पिक्चर, द प्राइमरी एम वाज टू, इनका क्या था, गवर्नमेंट का क्या है, द प्राइमरी एम वाज टू रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी। जो वो चाह रहे हैं कि 2047 तक बन जाएगी और हमारी कंट्री को 100 ईयर्स भी हो जाएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी 2047 तक बन जाएगी और हमारे देश को कितने साल, 100 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद a key focus was to ensure the benefits of economic progress reach the weaker section of society. वो ये चाहते थे कि हम लोग वीकर सेक्शन पे पहुंचे, कि जो जो इकोनॉमी का पिछड़ा हिस्सा है, जो बैकवर्ड वीकर सेक्शन है, उस पे हम पहुंचे, उनको पहले सही कर, ठीक है। तो वो उनका मेन मोटिव है। अब ये जो dates है, ये they are the important dates that can come in your exam. So the first plan launched by PM Nehru, मतलब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, कब किया था, अप्रैल 1 1951 और फिर मार्च 31 1956। अप्रैल 1 1951 और मार्च 31 1956, ये याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। फाइनल प्लान जो 12th 5 ईयर प्लान बना था इनका, जो 12th 5 ईयर प्लान बना था वो 2017 में, 2012 से 2017 था जो लास्ट वन था। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा अपग्रेड किया उसे, ठीक है। तो ये याद रखना, जो मैं जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो 100% याद रखना है, और मैं जहाँ से शुरू करी तो बोला इम्पोर्टेंट अपडेट, वो तो ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब आता है अपना गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। कौन कौन से गोल्स, क्या क्या गोल्स थे। तो अपने पास पहला ग्रोथ था, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, फिर सेल्फ रिलायंस, फिर इक्विटी, 4 थे। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। इस एक एक करके हम
पढ़े। ठीक है, अब आता है हम ग्रोथ। ग्रोथ में देख लो कैसे होता है, पहले ऐसे जाता है, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। हमारा भी जैसे ग्राफ अगर हम बोले ना, जैसे पढ़ाई कैसी ग्रोथ हो रही है, तो पढ़ाई का ग्रोथ ऐसे 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 जाता है सीधा, है ना? तो वैसे ही इसको ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ refers to increase the country's capacity to produce the output of goods and service within the country. सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ठीक है, अब जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मेन वो क्या होता है? जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी जो होती है, आपको पता है हमारी जीडीपी जो है वो कहाँ है? हम वन ऑफ द फिफ्थ हाईएस्ट पे आता है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी है। ठीक है, मतलब बहुत बढ़ रही है। हाँ ठीक है, इस साल में। ठीक है, तो ग्रोथ, ग्रोथ को आप डेवलपमेंट से कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ भी और ना भी, मतलब पार्शियल। क्यों? क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे एक फार्मर है, वो एग्रीकल्चर करता है, उसने वीट उगाया। ठीक है, वीट उगाया, पर उस जो वो जो गांव में रहता है, वहाँ पे ना की इलेक्ट्रिसिटी है, ना की रोड है, ना की क्या बोलते हैं उसे, ना की इलेक्ट्रिसिटी है, ना की रोड है, ना की वो प्रॉपरली खाना खा पा रहे हैं, ना की कुछ है। तो इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे? ग्रोथ तो है, क्योंकि भाई जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि अब उसका एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ, तो वो अगर बेचेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। पर ये हम डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं। तो ग्रोथ, ग्रोथ आएगा तो डेवलपमेंट होगा, पर नॉट नेसेसरी। नेसेसरी नहीं है कि ग्रोथ आए तो डेवलपमेंट हो, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज द ग्रोथ ये रेफर करता है, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने पे? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, जो कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर करो। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एक गुड इंडिकेटर, जैसे मैंने आता जीडीपी बताया, तो एक गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ is to steady increase in steady increase in the gross domestic product GDP। तो जो गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, तो GDP refers to the market value of all final goods and services was produced in the country during a period of 1 year, एक साल, 1 year। Increase in GDP और availability of goods, अगर increase in GDP भी हुआ, increase in GDP and availability of goods enables people, अब ये increase in GDP और availability of goods enable करता है people को, enables people to enjoy more rich and valuable life। ठीक है, more rich and valuable। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न ग्रोथ, पढ़ा मॉडर्नाइजेशन। ग्रोथ में मैंने आपको कुछ दिखाया था, हाँ तेरा ग्रोथ, ग्रोथ ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में to raise the standard of living by adopting new method। मॉडर्नाइजेशन से आप ये समझोगे कि मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न थिंग्स, मॉडर्नाइजेशन। सो इसमें होता है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय अडॉप्टिंग न्यू मेथड। सो टू रेज करना, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स, न्यू मेथड्स आप अडॉप्ट करें। सो टू
to raise the standard of living, to adopt new methods. टू टाइप्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन होता है. एक मॉडर्नाइजेशन वो होता है जो नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें को अडॉप्ट करना, और एक मॉडर्नाइजेशन वो होता है जो आप दिमाग को अपग्रेड करो. जैसे पुराने लोगों का था ना कि भाई लड़कियां, सिर्फ तुम बच्चों को देखोगे, तुम घर पे काम करोगी, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम सिर्फ घर पे ही रहकर सब करोगी, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम बच्चे संभालोगी, तुम खाना बनाओगी, तुम घर को देखोगी, बस यही था. तो उसको ऊपर लाना, उस सोच को ऊपर लाना, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी को भी मॉडर्न करना, अपने सोच को भी मॉडर्नाइजेशन करना. जैसे अगर आप अभी देखोगे तो हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गई. अब जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, जो लेडीज है, वो काम पे जा रही है, वो पढ़ाई कर पा रही है. पहले तो ये था कि लड़कियां पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, ठीक है, लड़की को पेट नहीं मार दिया था. तो अभी जो है, जो हमारी जो वो है, मतलब सोसाइटी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी वो बढ़ चुकी है, अच्छी हो चुकी है, उनका माइंडसेट अच्छा हो गया. तो उसको और अच्छा करना है. तो क्या करना है? सो टू टाइप्स ऑफ, आपको पता चल गया, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, we should adopt new method. Two types of modernization: adoption of new technology and modernization of society. The adoption of new technology may use new seed varieties in farming or modern machinery in factories to improve. अब फार्मिंग में आप अच्छी मतलब जो भी फार्मिंग है, तो फार्मिंग में आप एग्रीकल्चर में आप फार्मिंग में आप अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स यूज करो, जो मशीनरी यूज करो, जो मशीन्स आ रही है उसको यूज करो, जो इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स यूज कर रही है, जो अपडेटेड मशीन्स है उनको यूज करो, जिससे आपको और अच्छा गुड बनाने का मिले. तो टेक्नोलॉजी तो आपने इम्प्रूव करी दी. अब आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचोगे. अब इन टेक्नोलॉजी से आप टेक्नोलॉजी आपने अच्छी की तो आउटपुट भी आपको अच्छा मिला. अब आप मॉडर्नाइजेशन सोच अच्छी करोगे तो उसका भी आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा. तो चेंजिंग सोशल आउटलुक्स आप तो चेंज करोगे, सच एज रिकॉग्नाइजिंग दैट वुमेन कि अब ये है कि चेंजिंग सोशल आउटलुक्स आप चेंज करो. ये नहीं बोलोगे कि भाई नहीं तुम इस कपड़ों में अच्छे नहीं लगते, जब पूरा पहन के ये करके आओ, वो करो, नहीं. हाँ, अब सजेशन दे सकते हो कि नहीं इसमें ये अच्छा नहीं है. भाई हमें भी हक है कि हम अपने हिसाब से चलें. तुम लोग सजेशन दे सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा, मैं जब मैं कुछ पहनती हूँ तो पहले मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी ये सही है, सही अच्छा लग रहा है, ठीक है, सही है. वो बोलती नहीं टी शर्ट नहीं अच्छी लग रही, दूसरी पहन. जैसे जीन्स टॉप कभी पहनते हैं तो टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहन. पैंट अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहन. ऐसा इसके साथ ये जीन्स नहीं चल रही है, मत पहन. इसके साथ ये नहीं चल रहा, तो सजेशन देती है. अब वो सजेशन मानना या ना मानना वो हमारे ऊपर है. तो वो इट इज राइट, ओके, इट इज गुड. पर आप फोर्सफुली बोलो तो वो आपका माइंडसेट ही फिर वैसा है. तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी में चेंजिंग सोशल आउटलुक्स such as recognizing that women should have the same rights as men. वुमेन के पास भी उतनी राइट्स होनी चाहिए जैसे मेन के पास इन दी वर्क प्लेस. पर्पस क्या है? मॉडर्नाइजेशन isn't just about machines. मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मशीन्स के लिए नहीं होता, इट्स अबाउट द सोसाइटी मोर प्रोडक्टिव एंड इक्वल. ठीक है, सोसाइटी के लिए भी है प्रोडक्टिविटी और इक्वल. सिर्फ जो मॉडर्नाइजेशन है वो सिर्फ मशीन्स के तक ही वो नहीं है, मशीन्स के तक ही सीमित नहीं है, वो लोगों की सोच तक भी है. ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन दो तरह का होता है, दैट इज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी की सोच को अच्छा करना और बढ़ाना, इम्प्रूव करना, दैट इज मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, जैसे ये बताया कि फार्मिंग टेक्नोलॉजीज को सही करो. ये पहले
गाय बैल की मदद से उसको फल जोतता था। अब वो क्या कर रहा है? अब वो मशीन्स की मदद से फल जोत रहा है, बीज बो रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये एग्जाम्पल में जो मिला तो मैंने डाल दिया। तो वैसे ही वुमेन के साथ मतलब अब ये मशीन्स का है। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी भी का है। सोसाइटी क्या बोलते पता नहीं, सॉरी। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी क्या? मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी बोला था ना? मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। Yeah, so this was all about modernization. Let's move on to self-reliance. Okay, moving. Self-reliance. Oh, तो सेल्फ रिलायंस में अंडर इंडियन कंडीशंस मीन्स ओवर सेल्फ रिलायंस मतलब कि अंडर इंडियन कंडीशंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। सो ओवरकमिंग द सेल्फ रिलायंस में अंडर इंडियन कंडीशन sorry under Indian conditions means overcoming the need of external assistance। जो मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब कि खुद पे निर्भर हो जाओ। सेल्फ रिलायंस ओके सॉरी सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे निर्भर। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो बाहर से बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें आ रही है इंडिया में बाहर से, तो उसको सेल्फ रिलायंस बोलेंगे कि आप बाहर फॉरेन चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ना कि इंडिया। फॉरेन चीज़ें आप बहुत आपने यूज़ की, ना कि इंडियन चीज़ें। तो सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवर मतलब ओवरकमिंग मतलब कि जो ऑब्स्टिकल्स एक्सटर्नल असिस्टेंस से आ रहे हैं वो आप ना यूज़ करके इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करो। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस means overcoming the need of external assistance। एक्सटर्नल असिस्टेंस को ओवरकम करो, हटा दो, मिटा दो। अब in other hands it means to have development through domestic resources। डेवलपमेंट होना चाहिए डोमेस्टिक रिसोर्सेज का। To promote economic growth and modernization, define your plans based on the use of own resources in order to reduce dependency on foreign countries। ये बोल रहा है कि आपको डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन कंट्रीज जो आप रख रहे हो डिपेंडेंसी, वो आपको हटाकर इंडिया की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि फ़ोन, तो फ़ोन जो भी है वो फॉरेन कंट्रीज से बने हैं, इंडिया ने एक भी फ़ोन नहीं बनाया है। तो वो फॉरेन अगर एक बार फॉरेन कंट्री अपनी जगह बना लेती है तो फिर वो बना लेती है, नहीं हटती फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हाँ आपकी लाइफ को इजी बना रहे, पर प्लीज मेक द यूज मोर यूजेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, नॉट द फॉरेन प्रोडक्ट्स। अगर आप फॉरेन प्रोडक्ट्स की यूज करोगे तो अपना जो पैसा है वो फॉरेन में जा रहा है, अपनी जो इकोनॉमी है वो फॉरेन में जा रही है, इससे इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या इससे ये होगा कि आप कम से कम यूज करो फॉरेन प्रोडक्ट्स। अगर फॉरेन ने एक बार अपनी जगह बना ली यहाँ पर तो फिर वो बना ली। जैसे कोको कोला, अब कोको कोला में अब आप उसको अभी हटा सकते हो नहीं, कोको कोला फॉरेन से है, मैं उसको हटा नहीं सकती। हाँ, और एक आई थिंक से स्टार्टअप सेट ऐसा कुछ था, स्टार्टअप इंडिया नाम की वो थी, जो उसमें 16 जैन 2016 में आई थी। इसने बहुत छोटी छोटी कंपनीज को बड़ा बड़ा बनाया, जैसे जोमेटो, स्विगी, बोट और बहुत सी चीज़ें, जेरोधा, बोट वो अमन सीएम अमन गुप्ता है,
हाँ, ये सारी चीज़ों को बहुत बड़ी-बड़ी उस कंपनीज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है? तो ये 16th जान 2016 में आई थी शायद, ठीक है? तो आप फॉरेन को बॉयकॉट कर को मतलब मैंने सब, ठीक है? तो फॉरेन की डिपेंडेंसी जो to reduce foreign dependency, to avoid foreign interference. फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है अपनी कंट्री में, उसको अवॉइड करो, और जो आप फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट हो उसको हटाओ। तो दैट इज सेल्फ रिलायंस, कि अपना देश की अपना देश का ही गुड्स सर्विसेज लो, फॉरेन की नहीं। ये इसका मतलब है सेल्फ रिलायंस, ठीक है? इक्विटी इक्विटी ये होती है, अब जैसे आप ये देख रहे हो, इक्विटी है छोटा, फिर उसके मतलब जो पिछड़ा हिस्सा है कंट्री का, उसको आपने उसको आपने क्या दिया, जो ये पिछड़ा हिस्सा है कंट्री का, उसको आपने क्या दिया, और उसको और ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, है ना? तो वैसे ही हम ये समझते हैं, ठीक है? इक्विटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ The objective of growth, जो हमने पढ़ा, the objective of growth, modernization, self-reliance by themselves may not improve the kind. अब ये growth, modernization और सेल्फ रिलायंस, ये तीन अकेले इम्प्रूव नहीं कर सकते अपनी लिविंग स्टैंडर्ड, कि कैसे पीपल रहते हैं, तो उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते सिर्फ ये तीन चीज़ें, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी। So it is important, ये important है to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all sections, rich as well as poor of the economy. चाहे वो कितने से कितना भी रिच आदमी हो, चाहे वो कितने से कितना पुअर आदमी हो, आप उसको जो पिछड़ा हिस्सा है ऑफ द इकोनॉमी, उसको भी आप अच्छा दोगे, उसको भी आप ऊपर करने की कोशिश करो, क्योंकि दोनों साथ में एक लेवल पे है, दोनों एक लेवल पे है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक लेवल पे होने चाहिए, सॉरी दोनों एक लेवल पे होने चाहिए, ठीक है? In addition to the objective of growth, modernization and self-reliance, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस सिर्फ आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव नहीं करेगी, एक और चीज आती है जो आपके, ये चारों मिलकर आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे, दैट इज इक्विटी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये चारों चीजें आपके लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छी बनाएंगी, ठीक है? सिर्फ अकेली ये तीन नहीं, चार, इक्विटी। According to the equity, every Indian should be, इक्विटी ये बोलती है, इक्विटी ये बोलती है कि every Indian should have should be able, every Indian should be able to meet his or her basic needs like food, shelter, clothing, etc. सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए, जैसे ये दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, जैसे ये दिखा रहा है कि ये बहुत रिच है, ये बता रहा है कि ये बहुत रिच है, तो इसको कोई हमने वो नहीं दिया, कुछ राइट्स, मतलब राइट्स तो है, सॉरी, कुछ अपना सपोर्ट नहीं दिया कि भाई तू और ग्रो नहीं, ये जो था, इसको हमने बोला कि हाँ ये थोड़ा सा पुअर है, तो हमने उसको और ऊपर कर दिया कि भाई तू सेम हाइट, सेम उस पे आते, सेम लेवल पे आ। अब ये जो सबसे छोटा उसका है, मतलब सबसे पॉवर्टी में जो जी रहा है, बिलो पॉवर्टी में, वो उस पे जी रहा है, तो भाई हमने बोला कि अब तुम दोनों तो सेम लेवल पे आ गए, तीन सबको कर दो सेम लेवल पे, तो आपने उसको भी सेम लेवल पे कर दिया, मतलब उसको भी आपने उठा दिया, उसको भी आपने शेल्टर, हाउसिंग और सब दे दिया, क्लोथिंग सब दे दिया। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस तीनों अकेले से काम नहीं चलेगा,
चौथा इक्विटी भी होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ अच्छी इम्प्रूव होगी। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। पीडीएफ चाहिए तो हाँ, पीडीएफ चाहिए तो नीचे नोट्स लिख देना, तो मैं दे दूंगी पीडीएफ की। सो थैंक यू सो मच। तो दिस ऑल फॉर टुडे। अभी आज हमने इकोनॉमिक्स किया, कल शायद हम पॉल साइंस करेंगे, और हाँ, पॉल साइंस करेंगे और फिर हिस्ट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना। ये एमपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए है। दोनों पढ़ सकते हो अच्छे से और अच्छे मार्क्स लाएंगे। दोनों अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोनों अच्छे से पढ़ेंगे, सीबीएसई भी एमपी बोर्ड में, तो क्योंकि दोनों में मेहनत तो सेम करनी है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाएंगे। सो दिस ऑल फॉर टुडे। बाय, लव यू ऑल, बाय। अब नेक्स्ट पॉल साइंस है शायद, हाँ, तो मैं देख लूंगी फिर पॉल साइंस। लाइक सब्सक्राइब कर लो कि जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन, मतलब जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए, नेक्स्ट क्लास आए, तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए कि आप आ जाओ। ठीक है, तो बाय, दिस ऑल फॉर टुडे, बाय, लव यू।